नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 डिस्कस करेंगे। यानी कि साथियों, आज हमारा 49वें नंबर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। और अगर बात करते हैं आज की इस रीजनिंग की क्लास में, तो बेहतरीन तरीके से हमने टॉप 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे और लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एक्सपेक्टेड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हूबहू क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 26 को देख रहे हैं। लिखा है लखनऊ दोस्त उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो रांची किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों हम क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में जानेंगे। लिखा गया है शिक्षक, दार्शनिक और लेखक। शिक्षक, दार्शनिक और लेखक के बीच में प्यारे दोस्तों हमें सही से वेन आरेख बताना है। ऐसा कौन सा विकल्प बनेगा यहाँ पर वेन आरेख का जो इन तीनों शब्दों के बीच में सही संबंध दर्शाएगा। तो इस तरह के प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास की। आप सभी से निवेदन है, एक बार से सेशन को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। साथियों, अगर बात करते हैं आज की इस क्लास की, और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है, इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डेली के बेसिस पर क्लासेस के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं वो आप अपने पास यानी कि अपने आप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त साथियों डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं चाहे तो, अगर ठीक है। और यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने रहेगा और सारे के सारे लगभग क्वेश्चन हमने इसी लॉजिक के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। पिछले 48 क्लासेस से आप जुड़े हैं, आज 49वें प्रैक्टिस सेट है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या हम रीजनिंग की एक मैराथन लगा दें? क्या दोस्त कल सुबह 8 बजे से क्या इसकी एक मैराथन लगा दें? जल्दी से बताओ। इसकी रीजनिंग की मैराथन लगा दें, इंपोर्टेंट 250 प्रश्न के आसपास। 250 ना तो लगभग 200 प्रश्न, ठीक है। इंपोर्टेंट 200 प्रश्न आप बता दो, तो लगभग कमेंट में 20 से 30 कमेंट अगर आप लोगों की आ जाएंगी तो हम बता देंगे दोस्त, इसकी मैराथन आप लोगों की लगा देंगे। कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने पीछे कवर किए हैं उन्हीं का जो निचोड़ रहेगा, वो सारा का सारा निचोड़ आप लोगों के लिए ये हम प्रोवाइड करवा देंगे एक मैराथन के रूप में, ठीक है दोस्त। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए, बात हो चुकी है इसके बारे में, आप कमेंट में बताएंगे मैराथन होनी है या नहीं होनी है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखो, लिखा गया है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप बनाएगा। देखो यहाँ पर बताना है ये जो दूसरी जोड़ी का समरूप है पहली जोड़ी से, वही हमें बताना है कि तीसरी जोड़ी का किससे हो जाएगा। तो साथियों बात करते हैं इनके प्लेस वैल्यू से। सबसे पहले प्लेस वैल्यू से बात करते हैं। पहले नंबर में जे कितने पर होता है? 10 पर होता है। इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं। जे कितने पर होता है? 10 पर होता है। आगे देखेंगे एल दोस्त 12 पर होता है। आगे देखेंगे एच 8 पर होता है। और दोस्त एन को देखेंगे 14 पर होता है। और आगे देखेंगे एफ कितने पर? 6 पर होता है। इसको दोस्तों लिखा क्या गया है ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है पी 16 पर, आर दोस्त 18 पर, एन दोस्त 14 पर, और यहाँ पर टी आपका कितने पर? टी आपका 20 पर, ठीक है। टी आपका कितने पर हो जाएगा? तो दोस्त 20 यानी कि 20 पर लिखा है। और एल आपका कितने पर हो जाएगा? 12 पर हो जाएगा। कितने पर हो जाएगा दोस्त? 12 पर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। देखो, इसके लॉजिक की बात करेंगे किस तरह से लिखा गया है। अगर 10 को हम 16 लिख रहे हैं तो कितना बढ़ा के लिख रहे हैं? आप बोलेंगे सर +6 लिख रहे हैं। 12 को 18 लिख रहे हैं तो कितना बढ़ा के लिखा है? +6 लिखा है। क्या दोस्त हमने 8 को 14 लिखा है तो फिर से क्या +6 एक्स्ट्रा लिखा है? हाँ। क्या 14 से दोस्त 20 को +6 लिखा है? हाँ लिखा है। क्या 6 से दोस्त +6 करके 12 लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है। दोस्तों कहने का मतलब है सारे के सारे में जो लॉजिक चल रहा है वो आप लोगों का लॉजिक +6 का चल रहा है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से चेक कर लो तो उत्तर हमारा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट होता है एक्स। एक्स कितने पर होता है? 24 पर। 24 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे आप लोग, यहाँ पर देखो 24 है और 24 में अगर +6 करते हैं तो दोस्त 30 आएगा। बताओ क्या आएगा? 30। तो आप बोलेंगे सर 30 पे तो कोई लेटर ही नहीं होता क्योंकि 26 तक लेटर होते हैं। तो दोस्तों फिर से शुरुआत कर लेंगे, फिर से ए से शुरुआत करेंगे। 26 के बाद 27, 28, 29, 30, मतलब 4 लेटर बढ़े। तो ए के बाद ए बी सी डी, तो शुरुआत किससे होनी चाहिए? डी से होनी चाहिए। तो 2 विकल्प ये हटा दो, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला चेक कर लो। लास्ट वाला आपका 20 है। 20 मतलब T20 मतलब 20 पर है। तो दोस्त अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो क्या आना चाहिए? 26 आना चाहिए।
और 26 का जो मतलब होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा है दोस्त, जेड होता है। मतलब डी से शुरुआत और जेड से अंत होगा, तो देखो विकल्प नंबर सी गलत हो जाएगा। आपका जो सही उत्तर बनेगा साथियों वो आपका विकल्प नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसका उत्तर क्या बनेगा, तो बोलेंगे विकल्प नंबर बी बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ साथियों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देंगे। यहां पर क्वेश्चन का मान ये दे रखा है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन में बोला है एक गुणा के संकेत को दर्शाता है, बी विभाजन का संकेत दर्शाता है, सी योग का संकेत और डी घटाव का संकेत। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा, ये एक बेहतरीन सा व्यंजक दे रखा है। तो देखो अगर इसकी बात करते हैं व्यंजक के बारे में साथियों, आपको बिना प्रतीकों के लिख लेना है। पहले क्या है, 8 है, ए को छोड़ दो कितना है, 3 है, ई को छोड़ दो कितना है दोस्त, 24 है, और उसके बाद बी को छोड़ देंगे तो कितना है, 12 है, फिर दोस्त हम डी को छोड़ देंगे तो कितना है, 19 है। ऐसा ही तो है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है सर। तो इसके क्या कर देंगे, इनके सारे के सारे प्रतीक बदल देंगे। तो ए का मतलब क्या है दोस्त, गुणा है, रख दो। सी का मतलब क्या है, योग है, रख दो। क्या दोस्त बी का मतलब विभाजन है, हाँ विभाजन है, तो रख दो दोस्त विभाजन। क्या दोस्त डी का मतलब घटाव है, हाँ घटाव है, तो इसको भी रख दो। साथियों बोर्ड मास का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, 8 तिया यहाँ पर करेंगे तो 24। ठीक है, 8 तिया 24, प्लस में 2 माइनस में 19। दोस्त 24 2 हो जाएगा 26, और 26 में से जाएगा 19, तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब आएगा 7। क्या आएगा, 7। अब घटा के देख लो 26 में से 19, तो दोस्त 7 आएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। एक बार इसको फिर से चेक कर लो, यदि समझ में नहीं आया है तो हमने किया क्या है, ये जो प्रतीक दे रखे थे इनका जो मतलब था वो सारा का सारा हमने यहाँ पे रख दिया। ए का मतलब गुणा था, हमने रख दिया। ई का मतलब क्या था, ओहो हो, ये ई है क्या, ये सी है ना। सी का मतलब क्या था, योग था, हाँ बिल्कुल हमने सी का मतलब योग रख दिया। बी का मतलब विभाजन था तो हमने विभाजन रख दिया, और डी का मतलब डिवाइड मतलब घटाना था तो घटाना रख दिया। तो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, 12 दूनी 24, 2 आया, 8 24 यहाँ पर हो गया, और 24 2 26 में से 19 जाएगा, तो 7 विकल्प नंबर बी ही सही है। अगले प्रश्न में साथियों आ जाओ, कथन निष्कर्ष कथन और तर्क का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों कथन पढ़ना है और कथन के अनुसार ही तर्क देना है, अपने मन से कुछ भी नहीं बोलना है। कथन को पढ़ेंगे, बारीकी से अच्छे से समझेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें डाउट रहता है, तो आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। बोला है दोस्त, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। क्या दोस्त सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्त बोल रहा है तर्क नंबर 1, हाँ फल महंगे होते हैं इसलिए इससे बचना बेहतर है। नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक है जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। बताओ कौन सा ऐसा तर्क है जो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे। देखो साथियों सबसे पहले यह समझना है, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों के ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। बोल रहा है फलों का ज्यादा सेवन से बचना चाहिए है, जल्दी से बताओ। यही तो बोला है, क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या सभी को स्वस्थ रहने के लिए फलों का सेवन बचना चाहिए। तो तर्क क्या है, इसलिए बचना चाहिए, हाँ फल महंगे होते हैं। भाई कथन में कहीं पर महंगाई की बात की है, बताओ कथन में कहीं महंगाई की बात की है, नहीं की है तो काट दो सीधा। कथन में कोई बात ना कहे और तर्क और निष्कर्ष में बताने लगे अपने मन से, तो हमेशा वो गलत होता है। कह रहा है दोस्त, नहीं, फल महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों का एक अच्छा पूरक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। बताओ, अब आप बोलेंगे सर विटामिन खनिज की बात भी नहीं हुई। लेकिन दोस्त एक बात को याद रखो, यहाँ पर बात हो रही है स्वास्थ्य के लिए फलों का ज्यादा सेवन से बचना चाहिए। तो भैया ज्यादा सेवन से बचना चाहिए, बताओ क्या बचना चाहिए। कह रहा है नहीं, इसलिए नहीं कि फल में महत्वपूर्ण विटामिन होती है, खनिज होती है, इसलिए अच्छा पूरक होते हैं और शरीर के लिए ये सारे के सारे क्या हैं, आवश्यक होते हैं। तो क्या बोलेंगे सर, ये वाला बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे सर, ये वाला बिल्कुल सही है। जल्दी से बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, क्या बोलेंगे आप लोग, जल्दी से बता देंगे। आप बता देंगे क्या बोलेंगे, पहला वाला तो नहीं बनेगा दोस्त, दूसरा वाला बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो विटामिन और खनिज होते हैं वो फलों में होते हैं और ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो क्या बोलेंगे सर, केवल दूसरा तर्क अनुसरण करता है, केवल दूसरा तर्क अनुसरण करता है, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक अच्छा सा प्रश्न है, इसको पढ़ेंगे। देखो इसमें कथन और पूर्व धारणाएं कुछ नीचे की ओर दे रखे हैं और उनके निष्कर्ष पहले दिए गए हैं। कथन और पूर्व धारणाएं नीचे की ओर हैं और निष्कर्ष पहले दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे, कथन में कहा है धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोजेन फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या बोला है दोस्त, धूम्रपान के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्सिनोज फेफड़ों को क्या करते हैं दोस्त, प्रभावित करते हैं। कह रहा है इसलिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहली पूर्व धारणा बोल रहा है धूम्रपान से मृत्यु होती है। बताओ आप लोग बताएंगे क्या पहली पूर्व धारणा सही है, जल्दी से बता देंगे। सर क्या कथन में कहीं मृत्यु के बारे में बात की है, नहीं की है, और सीधा उसने इतना सा बोला है कि कार्सिनोज नामक बीमारी होती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो भैया मृत्यु के बारे में नहीं बोला है तो गलत हो जाएगा।
देखो कह रहा है जलने पर सिगरेट कार्सिनोज उत्पन्न करती है। हाँ भैया, धूम्रपान में सिगरेट ही तो आती है, और जलने पर ये सिगरेट जो होती है क्या करती है, कार्सिनोज उत्पादन करती है। कहने का मतलब है उत्पन्न करती है। तो आपका दूसरी नंबर की जो पूर्व धारणा होगी वो सही हो जाएगी दोस्त। जो दूसरे नंबर की पूर्व धारणा होगी वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और आप इसमें भी बोलेंगे यदि कथन में केवल पूर्व धारणा नंबर 2 निहित हो। यदि कथन में केवल पूर्व धारणा नंबर 2 निहित हो तो विकल्प नंबर 4 का जो उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर का। इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा सा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या बोला है, अगर एट को AA के रूप में लिखा जाता है तो इनको क्या लिखेंगे। साथियों देखो ये लिखा है एट, ये लिखा है एट, इनको लिखा कैसे गया है, इस ए को इन्होंने 2 बार कर दिया, इस ए को क्या कर दिया 2 बार कर दिया, और इस टी को भी 2 बार कर दिया। ऐसे ही तो लिखा है AA। तो क्या बोलेंगे सर, क्वेश्चन किसका पूछा है, सॉरी आपसे आंसर किसका पूछा है, किसके बारे में, तो बोलेंगे आई एन के बारे में पूछा है दोस्त, आई एन को। तो पहले वाले को 2 बार करके लिख दो आई, और दूसरे वाले को भी 2 बार करके लिख दो एन और एन। बताओ II कहां पर दे रखा है, II के बारे में बात करेंगे तो देखो ये विकल्प नंबर सी में है। साथियों विकल्प नंबर सी में है, इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। क्या बोलेंगे, तो विकल्प नंबर सी प्यारे दोस्त सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ब्लड रिलेशन के बारे में पूछा है। कहा है अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। अमन बिमल के पिता मनीष का भाई है। अमन जो है दोस्त बिमल के पिता मनीष का भाई है। बीना लता की बहू है। बिमल और लता के पति के बीच क्या रिश्ता है, बिमल और लता के पति के बीच का क्या रिश्ता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बोला है अमन और बीना एक दंपत्ति है। दंपत्ति का मतलब जो होता है दोस्त पति पत्नी, याद रखेंगे। दंपत्ति जो होता है वो आपका पति पत्नी को दर्शाता है, इस बात को याद रखेंगे। तो कौन कौन है दोस्त, बीना है एक, साथियों बीना है, और दोस्तों एक कौन है, एक आपका अमन है। एक बीना है एक अमन है। क्या बोला है, ये क्या है आपस में पति पत्नी, तो बीना पत्नी और ये क्या हो जाएगा अमन पति हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ो। आगे लिखा है अमन बिमल के पिता मनीष के भाई हैं। तो बिमल के पिता हो जाएंगे दोस्तों। क्या बोला है, अमन जो है वो बिमल के एक पिता हैं। बिमल के पिता जिनका नाम क्या है मनीष, और मनीष के क्या है तो दोस्त भाई हैं। तो ये इनके भाई हो जाएंगे। मनीष क्या है पुरुष है, बिमल भी एक पुरुष है, इस बात को याद रखेंगे। आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है बीना जो है वो लता की बहू है। बीना लता की बहू है। भाई बीना कहां पर आएगी, बीना ये जो है ये लता की बहू है, तो इस तरफ से रख दो इसको। ये अमन और मनीष चूंकि भाई हैं, जल्दी से देखेंगे, अमन और मनीष भाई हैं, तो इन दोनों की जो माँ होगी वो कौन हो जाएगी, लता हो जाएगी। बताओ, वही तो बोला है बीना लता की बहू है, तभी तो लता की बहू बनेगी जब ये अमन इसका क्या होगा, पुत्र होगा लता का। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। आगे देखो क्या लिखा है, बिमल और लता के पति। बिमल कहां पर है, ये रहा। लता की शादी होगी तो लता के पति यहां पर आएंगे, मतलब ये हो जाएंगे कौन से, एक मिनट इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। ये क्या हो जाएंगे, लता के पति। ये लता के पति हो जाएंगे ऊपर ही, इस लाइन में देख लो आप लोग, इस लाइन में, ठीक है, इस लाइन में देख लो, लता के पति। बिमल और लता के पति के बीच का क्या रिश्ता है भाई, ये लता का पति होगा ऊपर और बिमल होगा नीचे। कहने का मतलब है लता का एक पुत्र मनीष है और मनीष का लड़का है बिमल। तो भाई लता के जो पति होंगे वो मनीष के क्या होंगे, दादा और पोता का संबंध होगा। भाई क्या होगा, दादा और पोता का संबंध होगा। क्या बोला है, बिमल और लता के पति के बीच का रिश्ता भाई दादा और पोता का होगा। क्या होगा, दादा और पोता। क्या बोलेंगे सर, दादा और पोता का रिश्ता होगा, इस बात को याद रखो। अब बताओ विकल्प में क्या दे रखा है, विकल्प में भाई पोता भी दे रखा है और दादा भी दे रखा है। कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या दादा भी दे रखा है और पोता भी दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करे हैं क्या। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अमन और बीना एक दंपत्ति हैं। हाँ भाई हमने अमन और बीना को एक दंपत्ति बना दिया। इसके बाद दूसरी लाइन पढ़ो। दूसरी लाइन में लिखा है अमन बिमल के पिता मनीष का भाई है। तो बिमल के पिता मनीष का भाई कौन है, अमन है। हाँ बिल्कुल सही है। बीना लता की बहू है। तो बीना ये जो है लता की बहू है, तो हाँ लता की बहू हमने बना दी। लता की बहू कैसे बनेगी, जब लता अमन की माँ बन जाएगी। ठीक है, आगे बोला है बिमल और लता के पति। बिमल ये रहा नीचे, बिमल ये रहा नीचे और लता ऊपर रही। इन लता के पति कौन हो, मतलब बिमल के दादाजी होंगे। या तो दादाजी बोलेंगे इसको पोता और बिमल क्या बोलेगा, दादाजी। तो भाई इसमें विकल्प ए और सी दोनों होने चाहिए। विकल्प ए और सी दोनों होना चाहिए। ऐसा एग्जैक्टली नहीं पूछा किसका किससे क्या संबंध है, उसने केवल इतना सा पूछा उनके बीच का रिश्ता क्या है। तो दादा और पोता का है, तो भाई विकल्प ए और सी दोनों सही होंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ए और सी दोनों सही होंगे, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाएं ओर से चौथे अक्षर के बाएं और चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। साथ ही बोला है राइट से फोर्थ और आपके लेफ्ट से फोर्थ के बीच में कितने अक्षर हैं।
तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए दायां कौन होता है। तो यहां पर देखो ये आपका राइट हैंड की तरफ होता है दायां, और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है, बायां होता है। इसको याद रख लेंगे, ये दायां और ये बायां, एक दाईं दिशा हो जाएगी, एक बाईं दिशा हो जाएगी, इसको याद रखेंगे। इसके बाद साथियों हमसे बोला गया है दाएं से चौथा, देखो यहां से चौथा गिनना है। यहां से चौथा कौन है, आप बोलेंगे सर यहां से चौथा जो है वो टी है। उसके बाद बाएं से चौथा कौन है भाई, बाएं से चौथा देखेंगे तो सी है। कौन है, दाएं से चौथा टी है और बाएं से चौथा कौन है, तो बोलेंगे भाई सी है। तो कह रहा है दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, गिनने का शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने व्यक्ति हैं दोस्त, इन दोनों के बीच में 12 व्यक्ति हैं, और 12 व्यक्ति आपके विकल्प नंबर सी में हैं, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। उसने पूछा एक दाईं दिशा से चौथा होना चाहिए, इस दिशा से, एक बाईं दिशा से होना चाहिए, तो दोनों के बीच में 12 व्यक्ति स्थित हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के अनुरूप बनाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता देंगे। कह रहा है देखना टेलीविजन से संबंधित है, तो पढ़ना किससे होगा। देखो अगर बात करते हैं देखने के बारे में, तो देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मनोरंजन के लिए टेलीविजन का। तो भाई पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारी किताबों का। क्या विकल्प में किताबें हैं, नहीं है। तो भाई बताओ, संगीत को पढ़ा जाता है कि सुना जाता है, रेडियो को पढ़ा जाता है या सुना जाता है, खाद्य को खाया जाता है या पढ़ा जाता है। आप बोलेंगे एकमात्र विकल्प है सर समाचार पत्र। समाचार पत्र ही ऐसा विकल्प है जिसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, ऑप्शन के अनुसार। इस बात को याद रखेंगे। तो विकल्प नंबर डी बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा समाचार पत्र। क्या आएगा दोस्त, समाचार पत्र आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है हमसे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये एक बेहतरीन सी श्रृंखला साथियों दे रखी है, और ऐसी श्रृंखला के लिए हमने आपका दुख दूर किया है। कैसे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखो इसको अलग से लिखते हैं, तब तक आप लोग इसका उत्तर बताएंगे। यहां पर लिखा है WYB, WYB के बाद लिखा है YUD, उसके बाद देखो लिखा है AQ और F, AQ और F। बताना क्या है, अगला क्या आएगा, यानी कि इस बॉक्स में क्या आएगा ये बताना है दोस्त। चलिए बता देते हैं हम लोग बता देते हैं। कैसे बताए थे सर, पहले का संबंध पहले से, पहले का संबंध पहले से, तो W 23 पर, और दोस्त आपका 25 पर कौन हो जाएगा, W कितने पर, 23 पर, और 25 पर हो जाएगा Y। कहने का मतलब प्लस का 2 हुआ है। उसी प्रकार Y से पहुंचे 1 पर, तो दोस्त यहां पर भी प्लस 2 हुआ है, क्योंकि 25 2 27, और 27 या बोल सकते हैं 1, दोनों पर क्या होता है दोस्त, या तो इसको 27 बोल दो या तो बोल दो 1, बात एक ही है, दोनों पर क्या होता है, ए होता है। उसके बाद अगला क्या होना चाहिए भाई, जब सब में 2 जोड़ रहा है तो इसमें भी 2 जोड़ दो। ए से आगे 2 जोड़ेंगे तो सी से शुरुआत होनी चाहिए विकल्प की, भाई सी से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखो विकल्प नंबर 1 B और 3, कहने का मतलब है AB और D, AB D सारे के सारे गलत हैं, चाहो तो चेक कर लो। एक ही विकल्प है जिसकी शुरुआत किससे हो रही है, सी से हो रही है। क्या बताओ एग्जाम में आगे चेक करोगे, बताओ आगे चेक करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। एग्जाम में समय बचाना है दोस्त, स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व करना है, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। कहा गया है एक छात्र अपने घर से निकलता है दक्षिण पश्चिम में 4 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पश्चिम में चलता है 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले एक छात्र का हम कहीं पर घर बना देते हैं। बताओ यहां पर एक छात्र का घर बना दे, ये स्थान बना देते हैं। यहां से निकला है एक छात्र, और वो कहां पर गया है, दक्षिण पश्चिम में। 1 मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इससे दिशाएं पता चल जाएंगी दोस्त, इससे दिशाएं पता चल जाएंगी। तो ये हमारा एक छात्र है, उसका घर है, वो कौन सी दिशा में निकला है बताओ भाई। आप बोलेंगे क्वेश्चन में सर बोला गया है कहां से निकला है, दक्षिण पश्चिम से निकला है। ये छात्र कहां से निकला है, दक्षिण पश्चिम से। तो क्या ये दिशाएं दोस्त बताओ, क्या इस तरह से हम बना दें इसके बारे में, आप कहेंगे बिल्कुल। दोस्तों बोला है दक्षिण पश्चिम में निकला है और 4 किलोमीटर चलता है। कहां पर, दक्षिण पश्चिम में निकला है, दक्षिण पश्चिम में निकला है, और दूरी कितनी तय की है दोस्त, 4 किलोमीटर। तो घर से निकला, यहां से मान लो यहां से निकला, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 4 किलोमीटर। उसके बाद दोस्त बोल रहा है दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है भाई, दाईं ओर मुड़ने का जो मतलब है, तो याद रखेंगे ये आप लोगों का हो जाएगा कुछ इस दिशा में, कुछ इस दिशा में। हमेशा 90 डिग्री मुड़ता है दोस्त, हमेशा 90 डिग्री मुड़ता है, कोई भी दिशा हो, चाहे वो सीधी दिशाओं में चल रहा हो, चाहे अल्टरनेट दिशाओं में चल रहा हो। कहने का मतलब चाहे आपका कहां पर, पश्चिम से पूर्व दक्षिण उत्तर चल रहा हो, या फिर आपके उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम चल रहा हो, तो हमेशा उसको 90 डिग्री मोड़ना है। लड़के को हमेशा 90 डिग्री मोड़ना है, कहीं भी चला जाए। तो पहले 4 चला था, अब की बार में 3 चला है। दोस्तों कह रहा है उसके घर से उसका स्कूल किस दिशा में है। बताओ उसके घर से, घर कहां पर है, ये रहा, घर से कौन सी दिशा में है स्कूल, बता देंगे सभी साथी। क्या नहीं आ रहा है, ये रहा घर, ये रहा घर, घर से स्कूल कौन सी दिशा में है, बताओ भाई, पश्चिम दिशा में आ रहा है ना, पश्चिम दिशा में आ रहा है, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा।
पहले दोस्तों दक्षिण पश्चिम में गया, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ने के कारण हमने इसको इस दिशा में मुड़ा था, और दूरी 4 थी। और घर के संदर्भ में स्कूल जो आएगा वो कौन सी दिशा में आएगा, तो बोलेंगे पश्चिम दिशा में। अगले प्रश्न पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन एक और श्रृंखला का दे रखा है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। बताइए जल्दी से उत्तर। हमने बताया सर पहले का संबंध पहले से बनाना है। क्या करना है, पहले का संबंध पहले से। एन का संबंध किससे बनाएंगे, क्यू से। क्यू का संबंध टी से, टी का संबंध आने वाले अगले से। तो दोस्तों देखो यहां पर हुआ क्या है, यहां पर जल्दी से देखो हुआ क्या है। आप बोलेंगे एन दोस्त 14 पर होता है और क्यू होता है 17 पर, तो 3 जुड़ा है। टी होता है 20 पर, तो फिर से 3 जुड़ा है, तो 3 प्लस में 3 और प्लस में 3। ठीक है, अगला प्लस में 3 मतलब डब्ल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डब्ल्यू। शुरुआत होगी दोस्तों डब्ल्यू से, शुरुआत होगी डब्ल्यू से, तो विकल्प नंबर 1 गलत है। आगे चेक करो दूसरे नंबर का, आगे दूसरे नंबर का चेक करो भाई, आ जाएगा उत्तर। देखो ओ से पहुंचे आर पर, ओ से पहुंचे आर पर मतलब 15 3 18, और आर 18 3 21 मतलब यू पर पहुंच गए। यू से 21 3 24 होता है ना भाई, 21 3 कितना होता है, 21 3 24, 24 पर कौन होता है, एक्स। तो डब्ल्यू के बाद एक्स आना चाहिए। ये देखो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला, 1 मिनट दादा, ये क्या हुआ, कौन से नंबर का था, स्कूल से निकल चुका था, श्रृंखला भी हो चुकी थी। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर साथियों 12वें नंबर का था। कह रहा है दी गई ज्यामितीय आकृतियों के नाम पर उनकी भुजाओं की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर विकल्प का चयन करें। जल्दी से बताओ, यहां पर ज्यामितीय आकृतियों की कुछ संख्या दे रखी है, उनमें भुजाओं की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कहने का मतलब क्या है साथियों, आपको यहां पर क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। जल्दी से बता देंगे। तो दोस्तों सरल रेखा का मतलब क्या होता है, एक भुजा होती है सरल रेखा में। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 5 भुजाएं होती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं सर, 4 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 8 भुजाएं होती हैं। और 10 भुज में कितनी भुजाएं होंगी, 10 भुजाएं होंगी। तो कहने का मतलब करना था हमें असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा ऑर्डर, बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, 1 नंबर मतलब सरल रेखा। उसके बाद कौन सा है, 3 नंबर, 3 नंबर में 4 है, एक के बाद सबसे बड़ी कौन सी है, 4 नंबर की। तो बोलेंगे इसके बाद क्या आएगा, विकल्प नंबर 3 आएगा। उसके बाद क्या है, 2 नंबर, तो भाई 2 नंबर आ जाएगा। 1 3 2 से शुरुआत होनी चाहिए, 1 3 2 से। तो ये 1 2 2 है, ये अलग है, ये अलग है। आप क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर 1 3 2, 1 3 2 आपका विकल्प नंबर सी है। आगे चेक करेंगे तो आपका एक चौथे नंबर का आ जाएगा दोस्त, एक 5वें नंबर का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका उत्तर बन जाएगा विकल्प नंबर सी। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सभी याद रखेंगे। हमें क्या करना था, भुजाओं की संख्या के आधार पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना था। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 13वें नंबर का। कह रहा है रुपया का संबंध अगर भारत से है तो येन का संबंध किससे होगा। ये यूपी पुलिस ने क्वेश्चन पूछे हैं दोस्त, मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको ताकि याद रहे ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्त अगर भारत की मुद्रा रुपया है तो येन मुद्रा जो होती है वो जापान की हो जाती है। कहाँ की, जापान की। ब्रिटेन की मुद्रा अगर पूछ लेगा, जीएस में भी पूछता है और संबंध में भी पूछता है, यानी सादृश्यता में भी। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा होगी वो दोस्तों पौंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पौंड हो जाएगी। चीन की क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों युआन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युआन बोलते हैं। यह साथी इसको एक और मुद्रा के नाम से जानता है, रेमेनबी के नाम से। किस नाम से, बोलेंगे सर इसको रेमेनबी के नाम से और जानने लगे हैं। क्या नाम से, रेमेनबी नाम से और जानने लगे हैं। तो युआन या फिर रेमेनबी कहाँ की है, चीन की है। फ्रांस की मुद्रा आप लोग बताएंगे क्या कमेंट में, जल्दी से बताओ क्या है। फ्रांस यूरोप का देश है तो यूरो मुद्रा हो जाएगी। हालांकि इसकी अलग मुद्रा है लेकिन अब यूरो यहां पर चलती है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। बड़े अक्षरों में क्या है, एक शब्द है। हाँ भाई ये एक शब्द दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ। इसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बना सकते हैं। कौन सा विकल्प है बताओ जिसको हम नहीं बना सकते हैं। बताओ जल्दी से बता देंगे सभी साथी, ऐसा कौन सा विकल्प है जो हम इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं। तो देखो यहां पर जल्दी से चेक करो क्या लिखा है, रेवोल्यूशनरी लिखा है। रेवोल्यूशनरी लिखा है तो बोलो रिवोल्ट बना सकते हैं, रिवोल्ट हाँ बना सकते हैं। विकल्प नंबर 1 तो बनाया जा सकता है, इसको छोड़ दो। ट्रायल बना सकते हैं, TRAIL, तो TR और उसके बाद A और I और L, देखो TRAIL बना सकते हैं, मतलब विकल्प नंबर 2 भी बना सकते हैं। विकल्प नंबर 2 भी बना सकते हैं, इसको छोड़ दो। वोकेशन बना सकते हैं, बताओ वोकेशन, VO उसके बाद CE। ओ हो गड़बड़ हो गई दया, गड़बड़ क्या हो गई भाई, वोकेशन में देखेंगे तो C आ रहा है, लेकिन ये जो रेवोल्यूशनरी लिखा गया है, ये जो हमारा रेवोल्यूशनरी लिखा गया है, रेवोल्यूशनरी में साथियों कहीं भी C नहीं आया है, यहां पर क्या आया है, C आया है, इस कारण नहीं बना सकते हैं।
आगे देख लो, वॉलेंट्री बना सकते हैं, हाँ वॉलेंट्री, वॉलेंटेरी, वॉलेंटेरी, हाँ बन सकता है दोस्त, एरी ये लिखा है और वॉलेंट ये लिखा है भैया, विकल्प नंबर 4 भी बन सकता है। तो कौन नहीं बनेगा, सी नंबर क्यों नहीं बनेगा, सी का कारण है, सी नहीं आया है सी नंबर में, इस कारण ये नहीं बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। हमें क्या फाइंड करना है, लीप वर्ष फाइंड करना है। तो दोस्तों कैसे फाइंड करते हैं लीप वर्ष को, हमने बताया था दोस्त, जब भी लीप वर्ष ज्ञात करना हो लास्ट के 2 डिजिट में, किस कौन से, लास्ट के 2 अंकों में, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग लगा के देख लो, जिसमें चला जाएगा वो लीप वर्ष होगा, जिसमें नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। बोलो, जिसमें चला जाएगा वो लीप वर्ष होगा और जिसमें नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो कहने का मतलब 82 में 4 से भाग लगाओ, 82, 1 मिनट 84 का ही लिख दिया भाई, 82/4, 4 दूनी 8, 4 भाग न जाए, भाग नष्टम बिंदी, 2 शेषफल बचेगा। कहने का मतलब ये कट नहीं रहा है भाई, 82 पूरी तरह से नहीं कट रहा है। 78 में लगाओ 4 से, 78/4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 4 9 36 भाई, ये भी नहीं कट रहा है। इसमें भी 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा, इसको भी काट दो। 1704 में लास्ट के 2 डिजिट मतलब 4 से भाग, भाई कट जाएगा, 4 से भाग लगाओगे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अधिवर्ष हो जाएगा, यानी कि लीप वर्ष हो जाएगा। आगे चेक करो, 45 में तो जाता ही नहीं है, इसको भी काट दो। आपका सही उत्तर क्या बनेगा, लीप वर्ष पूछेगा तो भाई लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग लगाना है, इस कारण आपका सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर सी, 1704 क्या है, लीप वर्ष है। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन 16वें नंबर का है, प्लस का तात्पर्य गुणा है, गुणा का तात्पर्य माइनस, माइनस का तात्पर्य भाग, भाग का तात्पर्य प्लस है। तो बताओ इसका मान, बताओ तो इसका मान क्या होगा, तब इसका मान क्या होगा। तो साथियों हमने बताया है आपको क्या करना है, बिना प्रतीकों के लिखना है, 8 4 9 3 और 1, ठीक है। क्या लिखना है, 1 मिनट दूर दूर लिख देता हूं, 8 4, उसके बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 1। चलो प्रतीक जल्दी से बदल देते हैं। भाग का मतलब क्या है, लास्ट लाइन देखो, भाग का तात्पर्य क्या है, प्लस है, तो प्लस कर दो। उसके बाद और आगे देखो गुणा, गुणा का तात्पर्य क्या है भाई, गुणा का तात्पर्य है घटाना, घटा दो, यहां पर क्या कर देंगे, घटा देंगे। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा है, आगे है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, माइनस का अर्थ भाग है, इसको भाग कर दो। और दोस्त जहां पर प्लस था उसका मतलब क्या है, गुणा है। चलो चेक करो, जल्दी से लगाएंगे साथी, सभी प्यारे दोस्त लगाएंगे बोर्ड मास का प्रयोग। देखो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 3 9, गुणा में 1 रहेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 8 4 12, 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, क्या बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा और विकल्प नंबर बी बचेगा। क्या बचेगा, विकल्प नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 9, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके पास 17वें नंबर का क्वेश्चन, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका कंसेप्ट समझेंगे, समकोण और आपके सीधी रेखा में, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो साथी बताएंगे, कह रहा है एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं, बताओ कितनी बार मिलती हैं, ये पूछा है, बता देंगे सभी साथी, कितनी बार मिलती है एक दिन में घड़ी की सुइयां। तो आप बोलेंगे सर ये एक दिन में, कहने का मतलब है 12 घंटे में पूछेगा। अगर सबसे पहले 12 घंटे में पूछेगा तो घड़ी की सुइयां आपस में 11 बार मिलती हैं। कितनी बार मिलती हैं दोस्त, 11 बार। अब आप बोलेंगे सर 12 घंटे हैं, 11 बार का ही मिलती हैं। तो देखो अगर घड़ी को आप लोग गौर से देखेंगे, आप लोग घड़ी को देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर टाइमिंग होती है। बताओ यहाँ पर 6 3 9 और 12, तो दोस्तों ये तो 12 हो गया, ये नीचे 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। क्या कारण है कि घड़ी की सुइयां 12 घंटे में केवल 11 बार मिलती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 के बाद 10 11, ठीक है, इसको याद रखो। तो साथियों हमारा मतलब यह है, जब घड़ी आप लोगों की क्या बजा रही होगी, 11 बजा रही होगी। गौर से समझो दोस्त, जब घड़ी आप लोगों की 11 बजा रही होगी, जब 11 बजा रही होगी तो मिनट की सुई 12 पर होगी। बताओ मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो 11 पर होगी। जब ये मिनट की सुई, गौर से समझो, यहां पर मिनट की सुई जो होगी यहां से ऐसे 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 चलते हुए आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी ये मिनट की सुई। तो बताओ ये दोनों के क्या 12 पर मिलेंगी, क्या सीधी की सीधी दोनों 12 पर मिल जाएंगी, 11। गौर से समझ लो एक बार, ये जो मिनट की सुई होती है ये 12 पर जब 11 बजते हैं, तो ये जब घूमती है तो भैया जब ये चक्कर अपना पूरा करती है तो वो घंटे वाली भी खिसक जाती है, और दोनों की दोनों एक साथ कहां पर मिलती हैं, 12 पर मिलती हैं। यही कारण है इन दोनों के बीच में, कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां केवल कितनी बार मिलती हैं भाई, 1 बार मिलती हैं। इस कारण 12 घंटे में क्या होता है, 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं। इस बात को याद रख लेंगे, ठीक है, इस बात को याद रख लेंगे। तो यहां पर आप बोलेंगे 12 घंटे में अगर 11 बार, तो सर एक दिन होता है 24 घंटे का, और 24 घंटे में 12 दूनी 24 तो 11 दूनी 22 बार। बताओ कितनी बार भाई, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार मिलेंगी। इस बात को याद रखो। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से समकोण का भी पूछा जाता है, किसका, तो बोलेंगे सर समकोण का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है, तो बोलेंगे सर समकोण।
ये पूछेगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं। बेसिकली एक घड़ी की जो सुई होती है वो समकोण जो बनाती है एक दिन में सती वो आपकी कितनी बार बनाती है, तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों वो आपकी जो समकोण बनाती है वो बनाती है एक दिन में, सॉरी, एक घंटे में 2 बार। एक घंटे में 2 बार बनाती है। कितनी बार? 2 बार। लेकिन दोस्त एक ऐसी भी स्थिति आती है जैसे इसमें हुआ, ठीक इसी प्रकार एक घंटे में वो 1 बार बना पाती है। कहने का मतलब है 12 घंटे में समकोण। क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा, तो बोलेंगे 22 बार। बस इतना याद रखना है, एक घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में केवल 22 बार। इतना याद रख लो। जैसे यहाँ पर 12 घंटे में 11 बार आपकी सीधी 360 डिग्री होता था, कहने का मतलब है आपस में मिलती थी, तो उसी प्रकार 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती हैं। तो बताओ एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, तो आप बोलेंगे जब 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में कितनी बार? 24 बार। तो समकोण भी पूछा जाता है वन लाइनर में, आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका सही उत्तर बनेगा वो तो विकल्प नंबर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, इसका उत्तर बता देंगे। कह रहा है जिन शब्दों को उसी क्रम में लिखें, सॉरी, निम्न शब्दों को उसी क्रम में लिखें जिनमें भी शब्दकोश में आए हैं। जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो बताओ क्या करना है, हमें तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से व्यवस्थित करना है भाई। एस सभी में कॉमन है, एस से छेड़खानी नहीं करेंगे, एस से नहीं करेंगे। यहां पर देखो ये कितने पर? 9 पर हो जाएगा। ये कितने पर दोस्त? आपका 15 पर। ओ कितने पर? 15 पर। आई फिर से आया है तो 9 पर हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर सी आया है, 1 मिनट, यहाँ पर आई था यार, ठीक है। यहाँ पर आपका जो आई है ना, ये 1 मिनट दादा, ये जो आई है ये कितने पर आया है? 9 पर आया है। सी कितने पर आया है? 3 पर आया है। तो ये बताओ शुरुआत किससे होगी भाई? विकल्प की शुरुआत किससे होगी? जो सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा कौन से विकल्प में आया? चौथे नंबर में। मतलब इस क्वेश्चन के विकल्पों की जो शुरुआत होगी वो 4 नंबर से होगी। और 4 नंबर से होगी तो बताओ एक ही विकल्प है। आगे चेक करोगे क्या? बताओ भाई, आगे चेक करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि 15 इनमें सबसे बड़ा है वो लास्ट में आएगा। और 15 लास्ट में देखो यहीं पर दे रखा है, लास्ट वाला 2 नंबर में, ठीक है। तो सही आ जाएगा आपका विकल्प नंबर कौन सा? तो साथी विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे इसको सभी साथी पढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से एक के अलावा सभी जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। एक भिन्न जोड़ा ज्ञात कीजिए। बताओ क्या हो जाएगा दोस्तों? बोला गया है शुद्ध का संबंध सही से है, पीड़ा का संबंध दर्द से है, प्रसन्न का संबंध क्या है? खुशी से है, तो परेशानी का संबंध राहत से है। ओहो, गड़बड़ हो गई यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई भाई। यहाँ पर गड़बड़ कैसे हो गई? ये तो विलोम दे रखे हैं आपस में, ये क्या दे रखे हैं? विलोम। जबकि अन्य 3 विकल्पों में तो ये पर्यायवाची थे। क्या थे? पर्यायवाची थे। आप बोलेंगे कैसे थे सर पर्यायवाची? देखो यहाँ पर देखो, शुद्ध का मतलब होता है क्वांटिटी वाली, मतलब क्वालिटी वाली चीज। और शुद्ध का सही एक जैसे पर्यायवाची होते हैं। पीड़ा होती है तो दर्द भी होता है, एक जैसे पर्यायवाची है। प्रसन्नता और सुखी एक ही पर्यायवाची है। लेकिन भाई परेशानी में है और उसको राहत दे दी, ये तो भाई एक तरफ परेशानी एक तरफ राहत देने का मतलब क्या है? अपोजिट हो गया। और भाई यही कारण है कि विकल्प नंबर डी आपका विषम है। अगले प्रश्न में बता देंगे इसका सही जवाब। इसका बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित में से प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें से एक संख्या अन्य से अलग है, अलग की पहचान करें। बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? तो भाई आप क्या बोलेंगे सर? विकल्प नंबर सी होगा। कैसे होगा? अब तो बच्चा जान गया होगा यार, पिछले 48 क्लास से बताते आ रहे हैं। ये क्या दे रखा है? ये भाई 12 का स्क्वायर दे रखा है, 12 का वर्ग दे रखा है। 196 क्या है? ये तो भैया 14 का वर्ग है। 121 क्या है? बचपन में पढ़ा था सर, 11 का वर्ग है। बाद बाकी 181 किसी का वर्ग नहीं होता है, यही कारण है ये क्या है? विषम है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हैं, एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द है उस समूह में संबंधित नहीं है? यानी कि यहां पर भी हमें क्या करना है? ओड फाइंड आउट करना है, विषम ज्ञात करना है। कह रहा है दोस्त गाजर है, मूली है, आलू है, बैगन है। गाजर दिया है, मूली दिया है, आलू दिया है, बैगन दिया है। बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? बता देंगे सभी साथी। क्या गाजर हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क्या गाजर हो जाएगा इसका विषम? जल्दी से बता देंगे। क्या मूली हो जाएगा, क्या आलू हो जाएगा, या बैगन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर गाजर की बात करते हैं, गाजर की बात करते हैं तो सब्जी है। हाँ आती है, मूली भी सब्जी में आती है, आलू भी सब्जी में आता है, और बैगन भी सब्जी में आता है। और दादा अब क्या होगा? आप बोलेंगे अब तो सर बैगन होगा। बैगन क्या होगा भाई? बैगन लटक के बड़ा होता है। कहने का मतलब है बैगन पेड़ में लगता है। कहां पर? बैगन का पेड़ होता है, यानी कि भटा का एक पेड़ होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जबकि साथी जो मूली होती है वो जमीन के अंदर होती है। बताओ, मूली जमीन के अंदर, गाजर भी जमीन के अंदर, गाजर भी जमीन के अंदर, और आलू तो हर किसी से प्यार करता है सब्जियों में, ये तो भाई किसके? ये भी जमीन के अंदर। आलू सभी से प्यार करता है सब्जियों में, इस बात को याद रखेंगे। आलू मटर, आलू पनीर,
ओ ज़्यादा हो गया। हाँ, आलू मटर, आलू गोभी, आलू शिमला, जो भी मिले सब आलू के साथ बना दो। तो भाई आलू तो क्या बोलते हैं, सब्जियों का क्या है, क्या बोलते हैं, आशिक है भाई आलू। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन भाई बैगन की स्थिति खराब है, ये तो पेड़ में लटकता है, बाद बाकी जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये बेसम हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता देंगे सभी प्यारे दोस्त। बोला गया है लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। लेखक, दार्शनिक और शिक्षक के बीच का सही बेन आरेख। तो क्या बोलेंगे सर, लेखक, लेखक के लिए एक बेन आरेख बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे दोस्त लेखक के बारे में। किसके बारे में, लेखक के बारे में। क्या दोस्त हमें ये बताओ, क्या कोई टीचर लेखक हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या टीचर लेखक हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब है जो दोस्त आपका शिक्षक होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दोस्त लेखक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ शिक्षक की बात करें, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे के पूरे शिक्षक, लेकिन दोस्त इनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके दार्शनिक होंगे, लेखक भी होंगे, दार्शनिक भी होंगे, लेखक भी होंगे, और क्या होंगे दोस्त, आप बोलेंगे शिक्षक भी होंगे। तो कुछ इस तरह का आरेख दिखाई देगा, और इस तरह का जो आरेख है वो विकल्प नंबर 1 में है। ऐसा आरेख कहां पर है, विकल्प नंबर 1 में। ये सारे के सारे गलत हैं, याद रखेंगे। कोई भी उत्तर नहीं बनेगा, विकल्प नंबर 1 बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में संख्या, गायब संख्या बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों में गायब संख्या बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो चुने। निम्न में से सही विकल्प चुने। तो क्या इसको थोड़ा सा जूम कर दें, जल्दी से बताओ। हाँ बिल्कुल जूम कर सकते हैं। अब बता दो दोस्त, अब बता देंगे आप लोग इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब बताओ इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 है, 5 है, सॉरी 4 है, 5 है, 5 है, 3 है। जल्दी से बता देंगे, जल्दी से बताओ क्या होगा। बाहर की संख्या का कैसे भी करके प्रयोग करो और अंदर की संख्या ले आओ। बाहर की संख्या का कैसे भी प्रयोग करो, अंदर की संख्या ले आओ। तो देखो ये 5 और 4 है, 5 और 4 है, 5 4 जोड़ दो 9, 9 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर। देखो अंदर 81 दे रखा है। बाहर की 3 और 5, 3 प्लस 5 जोड़ दो, 3 और 5 जोड़ो कितना 8, और 8 का स्क्वायर कर दोगे तो अंदर का 64। तो यहाँ पर भी देखो 4 और 2 6, क्या होगा 4 और 2 6, 4 और 2 6, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो भाई 36 हो जाएगा। बताओ 36 हो जाएगा। अब बस वही तो करना है, 6 4 को जोड़ो, किसको जोड़े, 6 और 4 को। 6 4 कितना होता है भैया 10 होता है, और 10 का स्क्वायर बताओ, कोरिया का बच्चा भी बता देगा 100 होता है सर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 100 आएगा, याद रखेंगे दोस्त। अच्छा सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी दोस्त उत्तर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 एक बैठक व्यवस्था का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसका सभी साथी उत्तर बताएंगे। कह रहा है ABCDE और F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं। F A के बाएं दूसरे स्थान पर है, B A के दाएं दूसरे स्थान पर है, AD के बाएं दूसरे स्थान पर है, और कह रहा है बाएं पड़ोसी है, सॉरी C B और F के बीच में बैठा है। A का बायां पड़ोसी E है, F का पड़ोसी कौन है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ये प्रश्न हमने आपको करवाया है दोस्त, ये करवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र की ओर मुख करके कितने व्यक्ति बैठे हैं? ABCDEF मतलब 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 को ऐसे बैठाओ, और 2 को ऐसे बैठाओ, और 2 को ऐसे बैठाओ। जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब बोलो, अब बोलेंगे क्या बोला है सर, अब इनको बिठाओ कौन कौन कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो देखेंगे आप लोग, देखेंगे सबसे पहले बोला F जो है वो A के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो किसके भाई, A के बाएं दूसरे पर। A का बाएं दूसरा यहाँ पर बन जाएगा। A के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? F है। आगे पढ़ो, B A के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो A के पहले तो बाएं F था, अब की दाएं, अब की बार बोला है दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? B A के दाएं दूसरे स्थान पर है। A D का बाएं पड़ोसी है। A जो है वो D का बाएं पड़ोसी है दोस्त। किसका? D का मैंने बाएं पड़ोसी बना दिया। अब कह रहा है C F और B के बीच में बैठा है। C जो है वो F और B के बीच में बैठा है। अब एक व्यक्ति कोई बच रहा है, कौन बच रहा है? A का बायां पड़ोसी E है भाई, A का बायां पड़ोसी E है। ये हो गया। क्वेश्चन में पूछा है F का पड़ोसी कौन है। F का पड़ोसी की बात करेंगे तो एक तो E हो जाएगा, एक तो C हो जाएगा, एक तो E हो जाएगा, एक तो C हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर C में दिए हैं E और C। E और C आपके विकल्प नंबर कौन से हैं? तो बोलेंगे C में दिए हैं, E और C F के पड़ोसी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। बोला है मनुष्य चलना से संबंधित है तो मछली किससे हो जाएगी? भाई ये तो हमने करवाया है, आसान है। मनुष्य चलना से तो मछली तैरना से। किससे? मछली तैरना से। अगर मनुष्य चलना से तो मछली तैरना से। मछली दौड़ती थोड़ी ना है, पता चले रेस हो रही है मछलियों की, एक मछली निकल के भाग पड़ी, ऐसा नहीं होता है। रेस भी उनकी तैर कर ही होगी। ठीक है, खाना भी नहीं होगा, उड़ना भी नहीं होगा, तो क्या होगा? तैरना होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन, लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो रांची किससे संबंधित होगा? अच्छा सा क्वेश्चन है। लखनऊ किससे है? उत्तर प्रदेश से। रांची किससे होगा? बता देंगे। तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी रांची है? तो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। जो क्लियर्ड है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो आप 2-3 बार बोलेंगे झारखंड की रांची, झारखंड की रांची, झारखंड की रांची। क्या बोलेंगे सर? झारखंड की रांची और कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी।
कर्क रेखा पर स्थित भारत की एकमात्र राजधानी है रांची, इस बात को याद रखेंगे, झारखंड की रांची। उड़ीसा की पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, भुवनेश्वर। उड़ीसा की क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगी, भुवनेश्वर। उत्तराखंड की क्या हो जाएगी भाई, देहरादून हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ की सर देहरादून होगी यार, देहरादून नहीं होगी, देहरादून। छत्तीसगढ़ की क्या होगी, छत्तीसगढ़ की हो जाएगी रायपुर, क्या हो जाएगी, रायपुर हो जाएगी, इस बात को याद रखेंगे। तो सारी की सारी राजधानियां याद रखनी है, जीएस में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड की रांची। अगले प्रश्न में आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन 27 नंबर बोला है, यदि राम और श्याम सुबह के वक्त एक दूसरे के ओर मुख करके बात कर रहे हैं, तो जिसमें राम की छाया श्याम के दाहिनी ओर बन रही है। तो ये छाया वाले क्वेश्चन लगभग मैंने सारे के सारे करा दिए हैं। तो सबसे पहले सन कहां पर होगा दोस्तों, सुबह की बात है तो सन तो हमारा पूर्व में होगा, सन कहां पर होगा, पूर्व में। और छाया कहां पर बनेगी, छाया बनेगी पश्चिम में, ठीक है, छाया बनेगी पश्चिम में, इस बात को याद रखेंगे। तो अब बोला क्या है, बोला गया है एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे राम और श्याम, जिसमें जो राम की छाया है भाई, किसकी छाया, राम की छाया। छाया कहां पर बनेगी, हमने बताया पश्चिम में, तो राम की छाया कहां पर, पश्चिम में बनेगी। कह रहा है श्याम के दाहिनी ओर पड़ रही है, किसके दाहिनी ओर भाई, श्याम के दाहिनी ओर। श्याम का दाहिना कौन बनेगा, श्याम का दाहिना ये बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। श्याम के दाहिने है तो राम किस दिशा में है, राम आपका उत्तर दिशा की ओर मुख करे है, और पूछा किसका है, श्याम का, तो श्याम नीचे की ओर है, ये आपका राम ऊपर की ओर श्याम, तो बोलेंगे पूछा है श्याम का, श्याम का मुख हो जाएगा दक्षिण की दिशा में। कौन सी दिशा में दोस्त, दक्षिण की दिशा में मुख है श्याम का, ये देख लो दक्षिण की ओर देख रहा है श्याम। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से संबंधित अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। कथन में बोला गया है सॉरी, कुछ डेस्क टोपियां हैं, क्या बोला है, कुछ डेस्क, तो हम कुछ D4 डेस्क बनाते हैं और इनको क्या बना देंगे, T4 टोपियां बना देंगे। कुछ डेस्क जो हैं वो T4 टोपियां हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्त, ये जो इतनी इतनी सी डेस्क हैं, ये जो इतनी इतनी सी डेस्क हैं, ये क्या है, T4 टोपियां हैं। आगे बोला है कोई भी टोपी काली नहीं है, किसकी लड़ाई करवानी है, काली से। कोई भी टोपी क्या नहीं है, काली नहीं है, इस बात को याद रखेंगे, कोई भी टोपी काली नहीं है, इसको छोड़ दो। आगे बोला है निष्कर्ष को पढ़ो। साथियों निष्कर्ष को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे सभी दोस्त, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा है कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं, हाँ भाई ये तो है, तो मतलब पहला वाला सही है, पहला वाला तो सही है। कह रहा है कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी डेस्क, भाई डेस्क ये है और काली ये है, क्या इसका एग्जैक्टली संबंध बता पा रहे हो आप लोग, बताओ। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे हमें तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा है कि कोई डेस्क काली है, कोई भी डेस्क काली नहीं है, सॉरी कोई भी डेस्क काली, ऐसा नहीं बनेगा दोस्त। देखो इसका एक और संभावना वाला चित्र बन सकता है। पहले बोला है कथन में क्या बोला, कुछ डेस्क क्या है, कुछ डेस्क हमारी टोपी है, तो हमने कुछ D4 डेस्क क्या बना दी, टोपी बना दी। आगे बोला है कोई भी टोपी काली नहीं है, तो भाई यहाँ पर काली को बना सकता हूँ, बोलो यहाँ पर काली को बना सकता हूं, तो कोई भी टोपी काली भी नहीं है। तो कहने का मतलब जब किसी कथन के अनुसार दो आरेख बन जाते हैं तो दूसरा वाला ये गलत होता है, कोई भी डेस्क काली नहीं है। देखो यहाँ पर तो डेस्क काली नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेस्क काली हो गई, इसका मतलब एग्जैक्टली संबंध पता नहीं चल रहा है कौन सा कौन में है, इस कारण ये वाला गलत है, इसको याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ एक से सहमत है, सिर्फ और सिर्फ एक मेल खाता है, हम एक ही निष्कर्ष से सहमत हैं, इस बात को याद रखेंगे। ओनली वन कंक्लूजन आर राइट। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे, ठीक है, सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो दिया गया है टीवी दर्शक, ये क्या है साथी, एक मिनट, ये क्या है आप लोगों के, ये आपके टीवी दर्शक हैं जो किसको डिनोट कर रहे हैं, एक आपके आयत को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने एक व्रत दिया है, एक आप लोगों के सामने फिर से व्रत दिया गया है, क्या दिया है, व्रत। तो व्रत में क्या बोला है, व्रत में क्या, एक मिनट, ये तो व्रत है ना, ये व्रत है, ये व्रत में क्या बोला है, व्रत जो है ये रेडियो श्रोता मतलब रेडियो सुनने वाले हैं। जो ये ट्राइंगल दिया है दोस्त, ये जो ट्राइंगल दिया है हम लोगों को, ये ट्राइंगल आप लोगों का समाचार पत्र पाठक यानी कि समाचार पढ़ने वाले। तो सबसे पहले पढ़ो, इसमें पूछा क्या गया है, कह रहा है उन लोगों की संख्या ज्ञात करो। उन लोगों की संख्या क्या है जो अखबार पढ़ते हैं, मतलब ऊपर वाला ये होना चाहिए, कैस में आने चाहिए भाई, त्रिभुज में आने चाहिए। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये क्या त्रिभुज में आने चाहिए, हाँ बिल्कुल त्रिभुज में आने चाहिए। और कह रहा है कि लेकिन टीवी नहीं देखते हो, टीवी देखने का मतलब है इसमें नहीं आने चाहिए, ये वाले, ये जो आपका आयत है, आयत में नहीं आने चाहिए। तो आयत में ये 12 आ रहा है, 3 आ रहा है काट दो, 8 आ रहा है काट दो, 32 आ रहा है काट दो। सीधा सीधा बोला है अखबार पढ़ते हो लेकिन रेडियो सुनते हो और टीवी नहीं देखते हो। अखबार पढ़ते हो, रेडियो सुनते हो, देखो ये लाइन पढ़ो, रेडियो सुनते हो लेकिन टीवी ना देखते हो। तो टीवी कौन कौन देख रहे थे, देखो टीवी कौन कौन, ये 3 वाला देख रहा था काट दो, 8 वाला देख रहा था काट दो, 12 वाला देख रहा था काट दो, और ये भी काट रहा मतलब काट दो। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त, इतना सा मतलब आया, इतना सा मतलब आया कि अब इनमें से त्रिभुज में और इसमें दोनों में होना चाहिए। तो भाई एक 4 ही तो दिखाई दे रहा है त्रिभुज में और आपके व्रत में,
त्रिभुज और वृत्त में 4 ही तो दिखाई दे रहा है, जो आपके अखबार भी पढ़ते हैं, रेडियो भी सुनते हैं, लेकिन टीवी नहीं देखते हैं भाई। टीवी से पता नहीं इनको क्या एलर्जी है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले पृष्ठ में आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, किसने कहा? सात्विक ने। तो सात्विक को सबसे पहले यहां पर रखेंगे। किसको रखेंगे? साथी सात्विक को रखेंगे। सात्विक ने क्या कहा? वह मेरी बहन, वह मेरी बहन मतलब सात्विक की बहन। सात्विक लड़का है, प्लस है, तो इसकी बहन हो जाएगी यहां पर, और बहन है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। कह रहा है वह मेरी बहन के एकमात्र भाई। बहन का एकमात्र भाई कौन होगा? सात्विक होगा। क्या बोला है? एक तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा, वह मेरी बहन के एकमात्र भाई। तो बहन का एकमात्र भाई कौन होगा? बहन का एकमात्र भाई सात्विक होगा। कह रहा है भाई का पोता है, एकमात्र भाई का पोता है, तो भैया सात्विक का एक लड़का आएगा। बताओ, एक लड़का आएगा, और इस लड़के का भी जो लड़का आएगा, इस लड़के का भी जो लड़का आएगा नीचे, वो लड़का आपका दे रखा है कौन? तिलक। वो लड़का कौन दे रखा है? तिलक दे रखा है। इस बात को याद रखेंगे। देखो अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लो। यहां पर ये जो लड़का दिया है ना, ये आप लोगों का तिलक दिया है। कैसे दिया है इसको एक बार फिर से समझाते हैं। बोला है, सात्विक ने बोला है वह मेरी बहन, सात्विक ने बोला मेरी बहन का एकमात्र भाई मतलब सात्विक, सात्विक का पोता है, तो सात्विक का पोता एक लड़का आएगा, उसका भी लड़का आएगा, तब बनेगा पोता, और तब पोता बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है सात्विक तिलक से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है जो सात्विक है, ये जो सात्विक है, तिलक से किसके साथ लगा है? से लगा है तिलक के साथ। तो तिलक क्या बोलेगा? तिलक क्या बोलेगा? बोलेगा सात्विक को बोलेगा दादाजी। क्या बोलेगा? सात्विक को बोलेगा भैया दादाजी। तो दादाजी आपका विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? दादाजी बिल्कुल सही जवाब है। इसके अतिरिक्त आज की क्लास तो यहीं पर समाप्त होती है। 30 प्रश्न खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोस्त आपसे कुछ बात करनी है। बात यह करनी है, क्या मैराथन होनी चाहिए? जल्दी से बता दो। क्या ये जो रीजनिंग है इसकी एक मैराथन चल जाए? जल्दी से बता दो। मैराथन इसकी चल जाए कि नहीं चले? आप कमेंट बॉक्स में अगर 20 से 30 कमेंट कर देंगे, साथ ही मैराथन के लिए 20 से 30 कमेंट कर देंगे तो हम मैराथन लगा देंगे। लेकिन कमेंट बहुत जल्द करना है। टाइम आपको केवल 12 बजे तक का बताना है, क्योंकि हमें क्लास के लिए फिर इंपॉर्टेंट आपके पीडीएफ वगैरह जोड़ने पड़ेंगे। जो पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए याद रखेंगे आपको 12 बजे तक बता देना है। आज 12 बजे तक बता देना है मैराथन चले अथवा न चले। और इसके अतिरिक्त एक चैप्टर और होता है मानसिक अभिरुचि। क्या होता है? मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि भी पूछा जाता है यूपी पुलिस में रीजनिंग में। तो भाई मानसिक अभिरुचि के लिए भी हम आपको टॉप 30 प्रश्न लाएंगे, जो आपके पिछले 4-5 एग्जाम में यूपी पुलिस ने पूछे हैं। टॉप 30 प्रश्न दोस्त एक बार फिर से सुन लो। मानसिक अभिरुचि के टॉप 30 प्रश्न 16 तारीख को आएंगे शाम को, मतलब कल शाम को। यानी कि आज तो सुबह ये है और कल सुबह मैराथन। अगर आपने बोल दिया तो कल सुबह मैराथन, लेकिन शाम को निश्चित हो जाएगी आपकी मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि निश्चित हो जाएगी, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको छोड़ के नहीं आना है दोस्त। इतना सारा प्यार दिया है तो इसके लिए हम आपको 2 चीजें बता रहे हैं। मैराथन के लिए आप बता दो, हमें मैराथन के लिए बता दो। कमेंट में उत्तर आना चाहिए, इसमें नहीं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद लाइक कर देंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद रियसर। दोस्तों ये जो प्यार दिया है यूपी पुलिस के लिए, आपका दिल से बहुत बहुत आभार। कल की मैराथन आप कमेंट करेंगे तो हम जरूर लगवा देंगे, लेकिन मानसिक अभिरुचि जरूर लगाएंगे, ठीक है दोस्त। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद रियसर। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।